So the first topic we are talking about the thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उसके बेसिस पे क्लासिफाई करके मैंने आपको क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करी है. द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए हैं जेईई मेंस में उसकी बात करेंगे. पहला क्वेश्चन 2020 का है, कह रहा है 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 बार. तो जो जो चीजें दी हैं पहले यहां पे लिख लो कि हमें दिया क्या है. हमें n इक्वल टू 5 मोल्स. ये देखो बिल्कुल बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा, बिल्कुल इत्मीनान से. यदि आप लोगों ने क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स इतना अच्छा नहीं भी पढ़ा, मैं यही मानकर चल रहा हूं, तो आपको मैं कंसेप्ट्स दाएं बाएं से सब निचोड़ नचाड़ कर आपको दूंगा. आपको ये भी प्रोबेबिलिटी बताऊंगा कि बच्चा इस समय उस क्वेश्चन में क्या सोच सकता है. एक मीडियोकर बच्चा उस लेवल पे कैसे सोचेगा, क्या सोच सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी क्वेश्चन की, सब कुछ ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ सब बताऊंगा. सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आया था इसका आंसर ये है ABCD, नहीं, डिटेल कंसेप्ट. तो क्या लिखा है, डिटेल एक्सप्लेनेशन प्लस रिवीजन ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द क्वेश्चंस व्हिच वी आर डिस्कसिंग. वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है तो हो जाने दो, कम से कम ये प्रीवियस ईयर के थ्रू आपको जेईई मेन के इन और आउट उस चैप्टर का 100% पता चलेगा. ये मेरा आपसे वादा है. एक बार देख कर देखना फिर बताना. तो 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 बार, तो प्रेशर कितना है 1 बार. एट 298 केल्विन, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, इज एक्सपेंडेड. तो देखो एक्सपेंशन कंप्रेशन दो केसेस होते हैं, तो ये एक्सपेंडेड हो रहा है इनटू वैक्यूम टू डबल द वॉल्यूम. वॉल्यूम दुगनी हो रही है. द वर्क डन इज, तो देखिए वर्क डन हमारे केमिस्ट्री में दो तरीके के केसेस हमको पढ़ाए जाते हैं इंपॉर्टेंट. एक होता है इरिवर्सिबल के लिए, एक होता है रिवर्सिबल के लिए. एक होता है रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एक होता है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन. माना यह जाता है कि अधिकतर अगर क्वेश्चन में वर्ड रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अगर जाहिर नहीं है तो हम ये मानकर चलेंगे कि वो इरिवर्सिबल है, यानी कि ये जो भी क्वेश्चन है ये इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का है. ये बात अब आपको एक नोट करनी है. वो बच्चे जो इस नजरिए से देख रहे हैं कि आपको कंसेप्ट सारे रिवाइज हो जाएं, आपको ये बात ध्यान रखनी है क्या, कि अगर थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आ जाए जिसमें वर्क डन निकालने को बोले आपसे, तो वर्क डन दो तरीके से होता है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन. अगर रिवर्सिबल होगा तो क्वेश्चन में लिखा होगा, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो हम इरिवर्सिबल मानकर चलेंगे. और अगर इरिवर्सिबल मानकर चल लिया है तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस. माइनस साइन इंडिकेट्स दैट वर्क डन इज बाय द सिस्टम. वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो नेगेटिव लेते हैं. ये एक सिस्टम है, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये वर्क डन बाय द सिस्टम. तो ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है. सिमिलरली हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव होती है, हीट गिवन बाय द सिस्टम नेगेटिव होती है. तो ये साइन कन्वेंशन होता है थर्मोडायनेमिक्स का, केमिस्ट्री के केस में, फिजिक्स के केस में नहीं. अब माइनस पी डेल्टा वी. अब अधिकतर बच्चा ये फॉर्मूला याद करता है जिसमें कि छोटी सी गलती है. ये जो प्रेशर होता है, ये प्रेशर होता है एक्सटर्नल प्रेशर. तो जब ये आप सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर में आपने ये पिस्टन डाला हुआ है, गैस के मॉलिक्यूल्स जब एक्सपैंड होंगे तो इस पिस्टन को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे. अगर मान लें कि ये पिस्टन फ्रिक्शनलेस है, और बेटा होता क्या है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, तो जितना चेंज आता है वो हम लोग यहां पे डेल्टा वी के टर्म्स में गिन लेते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर कि एक्सटर्नल प्रेशर होना अनिवार्य है, तभी तो आप वर्क डन बता पाएंगे. भाई हम जो काम करते हैं वो किसी के अगेंस्ट करते हैं ना. तो वर्क डन बाय द सिस्टम जब होगा तो यहां पे इस केस में जो मैंने ये सिलेंडर दिखाया है, पिस्टन दिखाया है, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स किसके अगेंस्ट काम कर रही हैं, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है, कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके अगेंस्ट काम कर रही है. इसलिए बेटा हमेशा रिवर्सिबल वर्क डन इज शोन बाय पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. पी एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल. अब इस क्वेश्चन में आप अगर ध्यान दें तो इनटू द वैक्यूम वर्ल्ड लिखा है. ये मुद्दे वाली बात है.
वैक्यूम का मतलब है कि एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं। वैक्यूम का मतलब क्या है? फ्री एक्सपेंशन। तो जो बच्चे कंसेप्ट्स नोट कर रहे हैं याद रखिएगा कि वैक्यूम का मतलब हो गया फ्री एक्सपेंशन, यानी कि P एक्सटर्नल जीरो है, और अगर P एक्सटर्नल जीरो हो गया तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन जिसे कि हमारा 2020 में पूछा गया था, इसका आंसर डी है। अब सोचो ए बी सी लेकर आदमी लगाता रहता है कंसेप्ट, लेकिन एक छोटी सी बात वो नहीं पकड़ पा रहा कि क्वेश्चन में इनटू वैक्यूम लिखा है। तो वैक्यूम बच्चों अब कभी भी इस बात को ठान लो कि वैक्यूम वर्ड कभी भी आएगा तो P एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन को घुमा फिरा के यहां पे ये पूछा जा सकता था। अब देखो और क्या नजरिया है इस क्वेश्चन को पूछने का, कि मान लो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ ले आपसे, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बताओ? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है ना? पक्का? W आपका जीरो आ चुका है, तो आपसे पूछ सकता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ क्या हो सकती है, या Q बताओ क्या हो सकती है। तो देखो बच्चों, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, और कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए आपकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस, भाई व्हाट इज इंटरनल एनर्जी या व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आप जब तक टेम्परेचर नहीं देते तब तक आपका इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता। टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी। टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी शून्य। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी शून्य इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। यहां पे कांस्टेंट है, यहां पे कहीं भी टेम्परेचर बदल नहीं रहा है। U जीरो, डेल्टा U जीरो सॉरी, तो Q क्या होगा? वो भी जीरो हो जाएगा। तो यहां से एक निचोड़ आप लिख सकते हैं कि अगर वैक्यूम का केस आया, फ्री एक्सपेंशन का केस आया, जहां पे P एक्सटर्नल जीरो होगा, उस केस में वर्क डन भी जीरो होता है, Q भी जीरो होता है, डेल्टा U भी जीरो होता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। सो नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अभी जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी की तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है। एक 2020 का, एक 2019 का है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, यानी कि फिर से एक्सपेंशन वाला केस है, फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, यानी कि ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार। तो ये लाइन देख रहे हो, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार। बेटा सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि आपका मेंस 2020 में आया हुआ है। तो वर्क डन इन किलो जूल इज, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा नेगेटिव में होता है, पॉजिटिव में नहीं होता है ना। तो यानी कि ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। बाकी A, C और D में देख लेते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला अभी मैंने आपको सिखाया कि माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट हो रहा है, एक्सपेंशन वाला केस है। P एक्सटर्नल डेल्टा V, P एक्सटर्नल कितना है 1 बार। डेल्टा V का मतलब V2 माइनस V1, तो 10 में से 1 गया तो क्या बचा? 9 लीटर। अब असल में बच्चा गच यही खा जाता है। आप जल्दबाजी में क्या करोगे, सीधा सीधा आंसर -9 और ऑप्शन A टिक कराओगे, जो कि गलत होगा। साफ साफ कह रहा है कि वर्क डन मुझे किलो जूल में चाहिए। तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। बार को हम लोग कन्वर्ट करेंगे पास्कल्स में, तो ये आ जाएगा 10⁵ पास्कल। लीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻3, ठीक है, मीटर क्यूब। अब पास्कल क्या होता है? 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब से देखो कट गया, 10⁻³ और 10⁵ ये कट कर क्या बचा 100,
और 9, यानी कि ऊपर बचा -900 न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, यानी कि -900 जूल लिख सकते हैं। और इसको अगर हम किलो जूल में कन्वर्ट करें तो -0.9 किलो जूल आएगा। यानी कि इसका ऑप्शन ए नहीं, इसका ऑप्शन सी है, अगर आप यूनिट्स पर ध्यान दें तो। अगर यूनिट्स पे ध्यान नहीं देंगे, जो कि अक्सर बच्चे नहीं देते, तो वो ऑप्शन ए मार्क करके आएंगे। तो आप समझ रहे ना मैं आपको किस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि बच्चे की अप्रोच कहां जाकर अटकती है, कहां फंसती है, और आपको क्या नहीं सोचना और आपको क्या सोचना है। आपको इससे बेहतरीन वीडियो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी जहां पे पीवाईक्यू को इतना डिटेल में डिस्कस किया गया होगा, यकीन मानिए। तो ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ द वर्क डन इज 10 किलो जूल। तो जब कंप्रेशन होता है तो वर्क डन पॉजिटिव में होता है, तो +10 किलो जूल हमें वर्क डन दिया है, एंड T2 किलो जूल एस्केप टू द सराउंडिंग। तो अभी मैंने साइन कन्वेंशन बताया था, हीट गिवन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यानी कि एस्केप टू द सराउंडिंग हो रहा है, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है 2 किलो जूल, यानी कि -2 किलो जूल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन किलो जूल बताना है। देखो यूनिट्स का यहां पे कोई खेल नहीं है, बस आपको फर्स्ट लॉ पता होना चाहिए, Q + W। Q कितना है -2, W कितना है +10, यानी कि आ जाएगा 8 किलो जूल। सिंपल सोबर आंसर है, तो सी इज दी आंसर। क्लियर हो गई बात? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे भी आपने 3 क्वेश्चन किए, चौथा क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से लगाने की कोशिश करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है 2017 का। वीडियो पॉज, कलम, रजिस्टर लगाओ, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूं आपको क्या कह रहा है। अ गैस अंडरगोज अ चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। ए से बी की तरफ जा रहा है ये। इन दिस प्रोसेस द हीट एब्जॉर्ब्ड, जब हीट एब्जॉर्ब्ड होती है तो वो पॉजिटिव से शो होती है, एंड वर्क डन बाय द गैस, और जब वर्क डन होता है बाय द गैस तो वो नेगेटिव से शो होता है। मैग्नीट्यूड दोनों का दिया है, 5 जूल 8 जूल। याद रखना वो पॉजिटिव या नेगेटिव, इसीलिए साइन कन्वेंशन मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था ताकि आपको दिक्कत ना हो। अच्छा बच्चों, एक बात और, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स पे जाना चाहते हैं और एनसीईआरटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें थर्मोडायनेमिक्स से सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उसको समझाया है। हेस लॉ पर रिलेटेड, गिब्स एनर्जी से रिलेटेड, एंट्रोपी से रिलेटेड, फर्स्ट लॉ से रिलेटेड। तो आप अगर चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, मात्र 1-8 घंटे की वीडियो है वो, ठीक है। तो चलिए, अब वो कह रहा है नाउ गैस इज ब्रॉट बैक टू ए, मतलब पहले वो ए से बी गया, उसके बाद कह रहा है वो प्रोसेस को रिवर्स कर रहा है बाय अनदर प्रोसेस ड्यूरिंग विच 3 जूल ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। जब ये पीछे की तरफ आ रहा है तो हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, 3 जूल ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, यानी कि हीट हो गई -3 जूल्स। इन दिस रिवर्स प्रोसेस ऑफ बी टू ए, जब हम बी से ए के लिए जा रहे हैं तो क्या कह रहा है, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है? 10 जूल ऑफ दी वर्क, 6 जूल ऑफ दी वर्क, 10 जूल ऑफ दी वर्क, 6 जूल ऑफ दी वर्क। यानी कि हमें क्या निकालना है? हमें बी से ए की तरफ जाने पर वर्क निकालना है। तो हम फर्स्ट लॉ का इस्तेमाल इस तरह से करेंगे, किस तरह से करेंगे कि हम पहले इंटरनल एनर्जी निकाल लें, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। लेकिन ये जो इंटरनल एनर्जी है ये A से B की तरफ की है, तो कितनी आ रही है जरा ध्यान देना। Q कितना दिया है +5 और वर्क डन दिया है -8, यानी कि -3 जूल इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन वी मूव फ्रॉम A टू B।
अब इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब बी से ए की तरफ आएंगे तो जस्ट उल्टी हो जाएगी, यानी कि अगर यहां से यहां ए से बी जाने पे -3 है तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन साइन पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? +3 जूल्स। अब फिर से यहां फर्स्ट लॉ लगाएंगे, यानी कि 2 बार फर्स्ट लॉ लगाना पड़ा। यहां पर ए से बी जाने पर फर्स्ट लॉ लगाया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकली, उसकी मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल किया दूसरे प्रोसेस के लिए, रिवर्स प्रोसेस के लिए, ताकि हम वर्क डन निकाल सकें। और रिवर्स करते हुए साइन को बदलना मत भूलना, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फिर से फॉर्मूला लगाया, लेकिन ये डेल्टा यू कौन सा है? बी से ए वाला। बी से ए वाले का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन साइन +3, +3 इज इक्वल टू क्यू कितना है? -3 प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू कितना हो गया? +6 जूल। तो +6 जूल वाला यहां पे ऑप्शन देखना है, ए और सी तो कट गया। अच्छा, +6 जूल हमें क्या दर्शा रहा है? कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, बाय द सिस्टम नहीं हो रहा। तो कह रहा है 2 ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन कह रहा है 6 जूल ऑफ द वर्क विल बी डन बाय द गैस। ना 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 ना, वर्क डन बाय द गैस तो भैया नेगेटिव से शो होता है। डी ऑप्शन देखिए, 6 जूल ऑफ द वर्क विल बी डन बाय द सराउंडिंग ऑन द गैस। तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको बात करी गई है। देखो, गैस सराउंडिंग पे काम करती है, यानी कि वर्क डन बाय द गैस ऑन दी सराउंडिंग तो नेगेटिव होती है। अब वर्क डन ऑन दी गैस पॉजिटिव होती है, या वर्क डन ऑन दी सिस्टम पॉजिटिव होता है, लेकिन वो वर्क डन सिस्टम पे कराता कौन है? सराउंडिंग ही तो कराती है। तो वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन दी सिस्टम या ऑन दी गैस इज पॉजिटिव, यही अभी हम पढ़कर आ रहे हैं। तो ये ऑन द बाय द बड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, तो आपको सिर्फ वो ब्लॉक डायग्राम याद रखना है। सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव, सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है तो नेगेटिव। सराउंडिंग अगर सिस्टम पे काम करेगी, यानी कि फिर से वही बात है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव। तो यहां पर गौर करिएगा, कह रहा है 6 जूल ऑफ द वर्क विल बी डन बाय द गैस, यानी कि सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, तो माइनस आना चाहिए था लेकिन प्लस आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। पॉजिटिव का 6 जूल का मतलब तात्पर्य यही है कि 6 जूल ऑफ द वर्क इज डन ऑन द गैस, लेकिन किसके द्वारा? सराउंडिंग्स के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन डी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इफ 100 मोल ऑफ H2O2 डिकम्पोजेस एट 1 बार एंड 300 केल्विन, प्रेशर दिया है नोट कर लो, टेम्परेचर दिया है नोट करो, the work done in kilojoule by 1 mole of O2 as it expands against 1 bar pressure is, R की वैल्यू दी हुई है। तो ये एक इक्वेशन है, 2H2O2 gives H2O plus O2, ये दोनों लिक्विड्स में, ये गैस में है। फंडा पकड़ना बेटा, फंडा क्या पकड़ना है कि वर्क डन बाय द सिस्टम निकालना है। यहां पे सिस्टम में एक ही चीज है, गैस, ऑक्सीजन, बाकी दोनों लिक्विड है। तो ये गैस पिस्टन पे काम कर रही है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये फॉर्मूला लगेगा जो अभी तक हम पढ़ाते आ रहे हैं। बोल, मानते हो? P एक्सटर्नल यहां पर कहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, हाँ जी, एक्सपैंड्स अगेंस्ट 1 बार प्रेशर, वेरी गुड। डेल्टा V, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या करें सर? ये तुम्हारे साथ कांड हो गया कि V2 नहीं पता, V1 नहीं पता, तो अब हमारा वर्क डन नहीं निकलेगा क्या? ना जी, इसके लिए थोड़ी सी दूसरी रणनीति सोचो। PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NGRT होगा। आई ना बात समझ में? P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NGRT, ये कंसेप्ट लगाएगा। तो यानी कि ये वाला कंसेप्ट ना लगाकर डेल्टा NGRT लगाते हैं।
अब देखा जाए तो यार नंबर ऑफ डेल्टा एन जी क्या होता है? डेल्टा एन जी होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में तो ये लिक्विड है, गैस नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन जो डेल्टा एन जी की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? वो होगी कि नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं। समझ में आई मेरी बात? PV इक्वल टू एन आर टी होता है तो P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी होता है। डेल्टा एन जी, डेल्टा डेल्टा मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। कौन से? G वाले, G मतलब गैसियस वाले। अब रिएक्टेंट में कोई भी गैसियस नाम की चीज नहीं है, तो यानी कि जो डेल्टा एन जी की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ O2 इंटू R इंटू T। हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 इज गिवन ओवर देयर? 1 मोल ऑफ O2। ठीक है, तो यहां 1 आ जाएगा? नहीं। तो ये बात बच्चे ध्यान देना, ये बात अक्सर बच्चे जल्दबाजी में गलत करके आएंगे। हमें यहां 1 नहीं रखना। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर 100 मोल ऑफ H2O2 के डिकम्पोजिशन की बात कर रहा है। 2 मोल्स H2O2 के डिकम्पोजिशन की बात करता तो 1 रखते। देखो 2 मोल H2O2 1 मोल O2 दे रहा है, तो 100 मोल H2O2 कितना देगा? वेरी गुड, 50 मोल। तो यहां रखेंगे 50 इंटू R की वैल्यू, R की वैल्यू, R की वैल्यू 8.3 जूल में है बच्चों। सब कुछ इस समय जूल में चल रहा है, ठीक है। T 300 केल्विन। देखो मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 124500 इन जूल्स। So if you convert this particular thing in kilojoules, what you will get? It's option A, 124.50 किलोजूल, क्योंकि हमको यहां पे वर्क डन पूछ रहा था किलोजूल में। P डेल्टा V से कहानी नहीं गली, तो डेल्टा NgRT का सहारा लिया। डेल्टा Ng में नंबर ऑफ जो गैसियस मोल्स से चेंज इन प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स वो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 के बराबर ही आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पिस्टन फिल्ड विद 0.04 मोल, तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स मतलब दिए हैं। एक्सपैंड्स रिवर्सिबली। अब अगर एक्सपैंड हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव में आएगा। रिवर्सिबल हो रहा है रिवर्सिबली, तो अभी हमने कहा था ना वर्क डन एक्सपेंशन जो होगा वो या तो रिवर्सिबल के केस में आएगा या इरिवर्सिबल के केस में आएगा, और अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो इरिवर्सिबल लेंगे। लेकिन यहां पर क्या दिया है? रिवर्सिबल दिया है। तो a piston filled with 0.04 mole of an ideal gas expands reversibly। तो ये कीवर्ड है कि वर्क डन आपका नेगेटिव में आएगा क्योंकि एक्सपेंशन है और रिवर्सिबल है। तो देखो बेटा, वर्क डन जब रिवर्सिबल होता है तो उसका फॉर्मूला होता है -2.303 nRT log V2 by V1। इरिवर्सिबल के लिए क्या होता है? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। रिवर्सिबल के लिए क्या होता है? जिनको नहीं मालूम ये फॉर्मूला याद रखें, -2.303 nRT log V2 by V1। पर पहले हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम V1 टू V2 एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना मत भूलना। एज इट डज सो इट एब्सॉर्ब्स 200 जूल ऑफ हीट। अरे क्वेश्चन तो खत्म कर दिया इसने। अब बहुत समझदार बच्चे होंगे, जब आगे चलकर ये पढ़ेंगे कहेंगे द वैल्यू ऑफ Q एंड W विल बी। देखो जेई 2013 में कैसा खेल खेला गया है बच्चों के साथ। अब बच्चे यहां पर ये वैल्यूज रख के वैल्यूज निकालेंगे, लॉग की वैल्यू रखेंगे, बहुत तीन झाम करेंगे। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है। 2013 में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 208 जूल ऑफ हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जानते हो क्यों? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। जब कांस्टेंट टेम्परेचर वर्ल्ड लिखा है यहां पे तो डेल्टा U 0 हो जाएगा। Q आपको दिया है 208 जूल एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि हीट इज गिवन टू द सिस्टम, यानी कि प्लस का 208। तो वर्क डन कितना आ गया? माइनस का 208 आना भी चाहिए क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, एक्सपेंशन होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें Q पॉजिटिव का 208 है और W माइनस का 208 है? ऑप्शन ए। हमारे लिए दिक्कत तब होती है जब हम फर्स्ट लॉ ना लगा पाते हैं।
जब हमें यहाँ पे Q ना दिया होता तो हम ये W यानी कि वर्क डन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते। अरे भैया अगर Q दिया है तो काहे को इस्तेमाल कर रहे हो इतना बड़ा फॉर्मूला? सीधा सीधा आप फर्स्ट लॉ याद रखो, डेल्टा U 0 होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बात याद रखो और झटाझट लगा डालो। बट जानते हो असली लड़ाई क्या होती है? असली लड़ाई ये होती है कि स्टिक टू द बेसिक्स। स्टिक टू द बेसिक्स मतलब इतना सब कुछ तीन झाम होने के बावजूद प्रेशर और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा होता है एग्जाम्स के दौरान, तो अपन लोग आसान से आसान चीज नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं, हमारी साइकोलॉजी ये कहती है कि यार जेई का पेपर हम दे रहे हैं यानी कि वो टफ ही होगा, यानी कि वो कठिन ही होगा। ना ना ना, ऐसा नहीं है। स्टिक टू बेसिक्स, मेरी बात ध्यान रखना, बहुत काम आएगी। स्टिक टू बेसिक्स, छोटी छोटी चीजें उठाकर देखो, उसमें उन लोगों ने निचोड़ दिया है। मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन, डेल्टा U इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी इन चार ऑप्शन में से? 2017 का क्वेश्चन है। अगर आप चारों ऑप्शंस को देखते हो तो एक चीज कॉमन पाते हो कि ये सब में वर्क 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 लिखा है। देखो, आइसोबैरिक वर्क, आइसोबारिक वर्क, एडियाबैटिक वर्क, आइसोथर्मल वर्क, तो ये चीज कोई रटने वाली नहीं है। फर्स्ट लॉ, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अगर आपको वर्क डन इंटरनल एनर्जी के बराबर चाहिए, क्योंकि हमें इंटरनल एनर्जी को वर्क के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो हमें क्या जीरो करना होगा? हमें Q को जीरो करना होगा, तभी आपका डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क डन आएगा। यानी कि इंटरनल एनर्जी किसके वर्क के बराबर होता है? एडियाबैटिक वर्क के, क्योंकि जब Q 0 होता है दैट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। Q 0 मींस एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवाइज करवा देते हैं। आइसोकोरिक में क्या होता था? वॉल्यूम कांस्टेंट या जीरो। आइसोबारिक में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट या जीरो। आइसोथर्मल में टेम्परेचर और एडियाबैटिक पे हीट। यहां का आंसर सी है, एडियाबैटिक वर्क। है ना? बहुत बढ़िया सा सवाल, छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा। 2018 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस ABC। साइक्लिक प्रोसेस मतलब जो जहां से शुरू हुआ वहीं पे जाकर खत्म हो गया। अब इसमें कुछ ये चार चीजें हमको गिवन है। हमसे कह रहे हैं हीट एब्जॉर्ब्ड निकालिए बाय द सिस्टम फ्रॉम C to A। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम C to A। तो इतना तो तय है कि अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो नहीं हो सकते, बचा ऑप्शन बी और डी। तो आइए अब चेक कर लेते हैं। सी और ए में जाने के लिए हमको सी ए से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन दी है, यानी कि वर्क डन। देखो बेटा, हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सी ए इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ सी ए प्लस हीट ऑफ सी ए। हमें ये चीज निकालनी है। ये चीज क्वेश्चन में दी हुई है 3 किलो जूल पर मोल, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सी ए ये कहीं नहीं दिया। तो हमें ना सी ए का चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए रहेगा। अब उसके लिए हम क्या गणित लगा सकते हैं? तो देखो, ये साइक्लिक प्रोसेस है और इंटरनल एनर्जी, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर साइक्लिक प्रोसेस, इसका जो सम होगा, सम वो इक्वल टू 0 होगा। यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0।
साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी का सबका समेशन इक्वल टू 0 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो डेल्टा यू नामक चीज है ये एक स्टेट फंक्शन है। जैसे आपका इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को मैं बड़े आसान से समझाने की कोशिश करता हूं। स्टेट फंक्शन जैसे आप तीसरी मंजिल पे खड़े हो अपने घर की, तीसरी मंजिल से फर्स्ट फ्लोर पे अगर आपको जाना है तो आपको जाने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। जो ये आपका लक्ष्य है ये एक स्टेट फंक्शन है। आपका लक्ष्य है थर्ड मंजिल से फर्स्ट मंजिल पे जाना। अब आप सीढ़ी से जा सकते हो, आप डायरेक्ट छलांग मारकर जा सकते हो, ऐसा ना करना लेकिन, है ना। आप लिफ्ट से जा सकते हो, आप किसी स्लाइडर के थ्रू जा सकते हो। सो दिस इज द स्टेट फंक्शन विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। आपकी मम्मी ने तीसरी मंजिल आवाज दी, बेटा नीचे आ जाओ। अब उनको उनसे मतलब नहीं है, नीचे आकर पढ़ाई करनी है, तो वो क्या है, वो स्टेट फंक्शन है। उनको पता है कि तुम ऊपर हो, तुरंत तुम नीचे आ जाओ। बाय एनी हाउ आप कहां से भी आए, दैट डजंट मैटर। लेकिन जो वर्क डन है, वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन मतलब क्या हुआ? पाथ फंक्शन का मतलब हुआ कि कितना काम करना पड़ रहा है। देखो सीढ़ी से आओगे तो मेहनत लगेगी, लिफ्ट से आओगे तो कम मेहनत लगेगी। तो वर्क डन इज द पाथ फंक्शन। इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी चेंज, ये सब क्या होती है, इंट्रोपी चेंज, ये सब क्या होती है, ये आपकी स्टेट फंक्शन होती है। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए द समेशन ऑफ ऑल द इंटरनल एनर्जीज इज इक्वल टू 0। अब आपको क्वेश्चन में BC की -5 किलो जूल पर मोल दी हुई है। टारगेट हमारा डेल्टा UCA है। अब अगर ये काम, अब बता कर हमको डेल्टा UAB मिल जाए, इंटरनल एनर्जी ऑफ AB मिल जाए, तो भैया काम बन गया। अब AB से रिलेटेड दो इंफॉर्मेशन है, एक Q और एक W। तो फिर फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेल्टा U ऑफ AB इज इक्वल टू Q ऑफ AB प्लस W ऑफ AB। Q ऑफ AB कितना है 2 और W है -5, यानी कि -3 किलो जूल पर मोल। इस वैल्यू को यहां पे रख दिया, इज इक्वल टू 0 कर दिया, यानी कि इंटरनल एनर्जी ऑफ CA +8 किलो जूल पर मोल आ गई। यहां तक की बात समझ में आ गई सबको? पक्का क्लियर होती है? अब आपको निकालना हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो यहां पर इस फॉर्मूले में +8 रख देंगे। ये भी किलो जूल पर मोल था, ये भी किलो जूल पर मोल था, यूनिट का कोई लोचा नहीं है। तो देखो आपका QCA क्या आ रहा है, -5, नहीं सॉरी +5, 3 इधर जाएगा तो +5, और +5 आना भी चाहिए भाई, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम हो रही है, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ग्राफिकल है। क्या कह रहा है कि फॉर अ डाई एटॉमिक आइडियल गैस, तो ये कीवर्ड है इस क्वेश्चन का, डाई एटॉमिक आइडियल गैस इन अ क्लोज कंटेनर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशन। डज नॉट मतलब दिखाना है कि कौन सा गलत है इनमें से। डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द वेरियस थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, 2019 जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये। तो Cp वर्सेस P, Cv वर्सेस T, ये इंटरनल एनर्जीज वर्सेस T, Cv वर्सेस V। तो Cp क्या होता था, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके बारे में जानते हो, एक एक मार्क्स पे और भी कुछ तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि Cp Cv में रिलेशन क्या होती है। तो Cp हमेशा Cv से बड़ा होता है, ये ध्यान रखना। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। और एक बात और याद रखना कि Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा। गामा मतलब यहां पे एटॉमिसिटी ऑफ द गैस से रिलेटेड है,
चंद बातें हैं, क्योंकि हम लोग कुछ रिवीजन भी करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीवी से रिलेटेड और क्या एक एक नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एटॉमिसिटी की बात करें तो अगर 1.66 आती है तो मोनो एटॉमिक गैस होती है, याद था कि नहीं? डायटॉमिक के लिए क्या होता है और ट्राई एटॉमिक के लिए क्या होता है? ये तीन वैल्यूज आपको याद रखनी है। अभी इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, अभी मैं क्वेश्चन के आसपास घूम रहा हूं, सीवी के बारे में जो चंद बातें आपको पता होनी चाहिए वो मैं बता रहा हूं। तो डाई एटॉमिक के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.40 और ट्राई एटॉमिक के लिए होती है 1.33। तो CP/CV का रेशियो इज इक्वल टू एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। 1.66 है तो मोनोएटॉमिक गैस लाइक हीलियम, आर्गन, जेनॉन। 1.40 डाई एटॉमिक गैस लाइक O2, N2। 1.33 लाइक ट्राई एटॉमिक गैस। याद रखना पक्का। अब हमें यहां पे क्वेश्चन में डाई एटॉमिक के बारे में बात करी गई है, तो देखो Cp मतलब है हीट कैपेसिटी एट दी कांस्टेंट प्रेशर। तो कर्व कैसा बनना चाहिए था? अगर मैं Cp वर्सेस P का बनाता तो कर्व मेरा ऐसा बनना चाहिए था, ना कि ऐसा। तो मेरा आंसर पहले में ही आ गया, A इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक गलत ग्राफ दिया गया है। Cp वर्सेस P का ग्राफ ये होना चाहिए था कांस्टेंट। जैसे अगर Cv वर्सेस V का बनाए तो देखो इन्होंने कांस्टेंट बनाया क्योंकि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के साथ बदलेगा नहीं, तो ये क्या है? कांस्टेंट है। तो A इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें ढूंढना है इनकरेक्ट ऑप्शन। बाकी हम आपको ये एक्सप्लेन करते हैं कि B और C क्यों सही है। D तो सही है, ये तो पता चल गया होगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इस तरह से कर्व जाएगा। इसका सही कर्व ये है, ये होना चाहिए था। U होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी डाई एटॉमिक के लिए, देखो बेटा आप लोगों ने अगर फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स और केडीजी अगर अच्छे से पढ़ा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम करके आपने एक चीज पढ़ी होगी, फिर इंटरनल एनर्जी और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे रिलेशनशिप्स पढ़ी होंगी कि जो इंटरनल एनर्जी होती है डाई एटॉमिक के केस में इट इज अ समेशन ऑफ ऑल थ्री एनर्जीज, ट्रांसलेशन, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। तो जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आता है डाई एटॉमिक के केस में वो होता है 5/2RT। ये डाई एटॉमिक के केस में, यानी कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो ये देखिए U वर्सेस T, हमेशा ग्राफ बढ़ रहा है। कुछ देर के लिए कांस्टेंट इसलिए रह सकता है कि भाई पहले ट्रांसलेशन एनर्जी, फिर उसके बाद धीरे से रोटेशनल, फिर धीरे से वाइब्रेशनल, तो थोड़ा सा समय लग सकता है बीच में, इसलिए थोड़ा सा कर्व एक बार स्ट्रेट हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। वरना देखा जाए अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो एंड पॉइंट ये है, यानी कि एक तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा आपका इंटरनल एनर्जी वैसे वैसे बढ़ रहा है। एंड इट विल ओवरकम, इट इज द समेशन ऑफ ऑल द थ्री एनर्जी। कौन कौन सी थ्री एनर्जी? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। CV वर्सेस T। अब देखो यार, प्रेशर, इट इज अ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। टेम्परेचर के साथ तो बढ़ेगा ना यार, हीट कैपेसिटी अपना टेम्परेचर के साथ तो बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये कर्व अगर दिखा रहा है आपको कि ये बढ़ा, फिर ये थोड़ा सा कांस्टेंट हुआ, फिर ये थोड़ा सा बढ़ा, जैसे कुछ ये कर्व था वैसे ये भी होगा डाई एटॉमिक के केस में। और ये बीच में कुछ कांस्टेंट इसलिए आ रहा है सो एज टू फेस द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो अभी अगर आपका कंसेप्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड कमजोर है तो आप लोग थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी का ये सेक्शन एक बार अच्छे से देख लें। हालांकि जो इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो आपको याद रहने चाहिए पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए, वो मैंने यहां पर लिख दिए। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट्स व्हिच डज नॉट रिप्रेजेंट आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए जो वर्क डन होता है उसमें हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू K, यानी कि कांस्टेंट। अगर PV इज इक्वल टू K है तो प्रेशर इज इक्वल टू K/V हो सकता है। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट से रिलेटेड अगर ये कर्व देखा जाए तो ये सही है, बट हमें क्या दिखलाना है? डज नॉट रिप्रेजेंट।
प्रेशर और 1/v में डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का आएगा, यानी कि ये दोनों कर्व सही हैं। तो ऑप्शंस आपके कुछ ए बी सी डी करके थे, जिसमें आपको बताना था कि कौन से कर्व्स गलत हैं। तो यहां पर ऑप्शन बी और डी गलत है, ठीक है। बी एंड डी था, एक में कॉम्बिनेशन दिए थे, ए और बी दिया था, ए और सी दिया था, सी और डी दिया था, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब मैं बताता हूं कि ये पी और वी गलत क्यों है। बट ऑब्वियस की बात है कि यार पी वर्सेस वी का अगर आप कर्व बनाएंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक हाइपरबोला कर्व करना चाहिए। इस तरीके से कर्व बनेगा अगर आप पी वर्सेस वी का बनाओगे। यार जानते हो, बड़ी बेसिक सी छोटी सी बात है। इंटरनल एनर्जी वर्सेस वी का अगर कर्व बनेगा तो क्या बनेगा? देखो, पीवी इज इक्वल टू के होता है और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी भी होता है, यानी कि जो ये के है कांस्टेंट वो एनआरटी के बराबर है, यानी कि एन कांस्टेंट होता है, आर कांस्टेंट होता है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, यानी कि टी भी कांस्टेंट होगा। अब अगर टी कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगा। अभी जैसा पिछले क्वेश्चन में देखा, U इक्वल टू 5/2 RT, तो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट द इंटरनल एनर्जी विल आल्सो बी कांस्टेंट। तो यानी कि U वर्सेस V का अगर कर्व बनाने को अगर वो कहता भी है तो वो ऐसे बनना चाहिए, ना कि ऐसे। ये तो बढ़ रहा है, ये गलत है। तो समझ में आया इसका ऑप्शन बी और डी क्यों होगा? ए और सी सही है, बी और डी गलत है। अ सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जेईई मेन 2020 में आए हैं, दोनों में ऑप्शंस नहीं है, न्यूमेरिकल बेस्ड, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बाय अ गैस दैट अंडरगोज अ रिवर्सिबल एक्सपेंशन अलोंग द पाथ ABC। ये एक डायग्राम दिया गया है और आपको वर्क डन निकालना है। तो याद रखिएगा, कभी भी ग्राफ से रिलेटेड वर्क डन पर क्वेश्चन आए तो ये फंडा हमेशा याद रखना कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। रेक्टेंगल बनाएगा तो रेक्टेंगल का एरिया रख देंगे, स्क्वायर बनाएगा तो स्क्वायर का एरिया रख देंगे, सर्कल बनाएगा तो सर्कल का एरिया रख देंगे। यहां क्या बना रहा है? ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बताइए? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाइट इसकी कितनी है? अच्छा याद रखना, यहां पे 0,0 से ग्राफ स्टार्ट नहीं हो रहा, 2,2 से हो रहा है। तो जो भी आप वैल्यू देखेंगे उसमें 2 से घटा देंगे, चाहे आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाएं चाहे आप वाई एक्सिस के लॉन्ग जाएं। यानी कि जो हाइट है आपको दिख रही होगी 8, पर 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि कर्व आपका 2,2 से स्टार्ट हो रहा है। तो 8 में से 2 घटा देंगे तो हाइट जो होगी आपकी 6 होगी। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय 6, नॉट की 8। अच्छा पैरेलल साइड्स क्या है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 8 तक है, यानी कि फिर से 2 घटा देंगे तो बचेगा 6 मल्टीप्लाई बाय यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 12 नहीं, 2 घटा देंगे 10 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो 16/2 मल्टीप्लाई बाय 6, 16 3 जा 48। तो इसका आंसर है 48। कितना छोटा, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, एकदम आसान सा सवाल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। माय लॉर्ड, इस बात का विवरण किया जाए। कांस्टेंट वॉल्यूम दी है, 4 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कितने हैं? 4। व्हेन हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन, यानी कि ये T1 है, टू 500 केल्विन, यानी कि ये T2 है, चेंजेस इट्स इंटरनल एनर्जी बाय 5000 जूल। ये रहा इंटरनल एनर्जी। द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, ओके। तो आपसे बेसिकली वो CV पूछ रहा है। तो देखो, हीट कैपेसिटी क्या होती थी? हाँ, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज हीट कैपेसिटी, या व्हाट इज, यहां पे हम सीधा मुद्दे पे बात करते हैं, व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी। तो जब हम मोलर हीट कैपेसिटी की बात करते हैं बच्चों, बड़े ध्यान से समझना, दैट इज नथिंग बट
सी वी, यहां पे हम CV को मोलर हीट कैपेसिटी मान रहे हैं, इज इक्वल टू Q बाय N डेल्टा T। ये मोलर हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे Q अपॉन N, यानी कि नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इनटू मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर का डिफरेंस। अब मेरे नन्हे मन्नो बच्चों, एक बात जरा ध्यान देना कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Q इज इक्वल टू N CV डेल्टा T आ गया। क्या हमें कहीं पे क्वेश्चन में Q दिया है? नहीं दिया। हमें क्या दिया है? हमें इंटरनल एनर्जी का चेंज दिया हुआ है। ये देखिए, चेंजेस इट्स इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U दिया है। अभी फर्स्ट लॉ पर इतने क्वेश्चंस किए हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्क डन 0 हो गया, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। डेल्टा V क्या है? शून्य का है, कांस्टेंट वॉल्यूम वर्ल्ड दिया है, यानी कि वर्क डन 0 है, यानी कि जो Q है वही डेल्टा U है, जो Q है वही डेल्टा U है। डेल्टा U इज इक्वल टू Q। तो इस Q की जगह हम यहां डेल्टा U रख सकते हैं, N CV डेल्टा T। अब डेल्टा U क्या है? 5000, N है 4, CV की वैल्यू हमें निकालनी है, और डेल्टा T कितना है? 500 में से 300 गया तो बचा कितना? 200। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 6.25। इट्स फ्रॉम 2019। अमंग द फॉलोइंग द सेट ऑफ पैरामीटर्स दैट रिप्रेजेंट्स द पाथ फंक्शन। इस पर मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बात करा था, और अगर आपको ध्यान हो तो आप तुरंत वीडियो को पॉज करके का सही ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, दो चीजें होती हैं। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड नहीं करते कि किस पाथ से वो फॉलो हो रहे हैं। और पाथ फंक्शंस क्या होते हैं? जो पाथ पे फॉलो करते हैं, स्टेट पे नहीं फॉलो करते हैं। जैसे हीट और वर्क डन पाथ फंक्शन है। आपको मैंने वर्क डन का एग्जाम्पल बताया था कि आप तीसरे मंजिल पे हैं और पहली मंजिल पे अगर आपको जाना है तो अगर लिफ्ट से जाओगे तो कम मेहनत लगेगी, वर्क डन विल बी लेस, और अगर आप सीढ़ियों से जाओगे तो मेहनत ज्यादा लगेगी, वर्क डन विल बी मोर। वैसे ही अगर आपको सॉलिड से अगर लिक्विड में कोई चीज कन्वर्ट करनी है तो उसके लिए हीट अलग लगेगी, और अगर किसी चीज को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हीट अलग चाहिए, क्योंकि उसका पाथ अलग है। पहले वो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, फिर वो लिक्विड से गैस में जाएगा। तो Q एंड W आर दी पाथ फंक्शंस। याद रखना इस चीज को, ये दोबारा आ रहा है ये चीज। लेकिन क्या उनका समेशन पाथ फंक्शन होगा? तो अक्सर बच्चे यहां पर गच्छ खा जाते हैं। बच्चों, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो Q प्लस W का समेशन डेल्टा U के बराबर होता है, जो कि पाथ फंक्शन नहीं है। डेल्टा U स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। एंथैल्पी चेंज डेल्टा H स्टेट फंक्शन है। गिब्स फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज नॉट द पाथ फंक्शन। Q पाथ फंक्शन है, W पाथ फंक्शन है, लेकिन इनका समेशन पाथ फंक्शन नहीं है, क्योंकि इनका समेशन डेल्टा U के बराबर है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि स्टेट फंक्शन है। ये आपका पाथ फंक्शन है, ये आपका पाथ फंक्शन है। H माइनस TS, तो ऐसा है कि ये बराबर होता है G के। गिब्स फ्री एनर्जी इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन नहीं है। तो B एंड C इज द राइट ऑप्शन। बात समझ में आती है? गंभीर रूप से पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पॉज करके ये अपने आप से कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। और हाँ, एक बात और, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और कमेंट करके मुझे बताना कि कैसा लग रहा है आपको। काफी मेहनत लगती है यार, पहले बोर्ड में क्वेश्चन लिखो, फिर निगाड़ो, फिर कैमरे से एडिटिंग वेडिटिंग करो, वो पोर्शन जिसमें मैंने ये बिगाड़ा था, फिर क्वेश्चंस लिखे थे। और स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं अपने पास कि एक ऐसे टक करा
तो नई स्लाइड आ गई। तो बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप जितना ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, हमको पता चलता है कि हमने जो मेहनत करी आप लोगों के लिए, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो कितने प्रतिशत सही है। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स for the given process involving an ideal gas? Assume non-expansion work is 0. बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। आपको डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ये पता है। ठीक है, अब पहला प्रोसेस है साइक्लिक। तो बच्चों साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होता है? अभी आप अगर क्वेश्चन सीरियस वाइज देखते जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि द टोटल सम ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0। टोटल सम ऑफ इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, यानी कि Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यानी कि ये प्रोसेस सही है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q 0 होता है, ये भी किसी ना किसी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। अब अगर Q 0 होता है तो डेल्टा U जो होगा W के बराबर आ जाएगा, लेकिन यहां पे लिखा डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यानी कि ये गलत दिया हुआ है। अगर ये गलत दिया है तो बेटा हमारा आंसर आ गया, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ, ऑप्शन इज बी। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि सी और डी का क्या हिसाब किताब है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक के लिए चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है ना, डेल्टा V इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा क्योंकि वर्क डन होता है माइनस P डेल्टा V। और अगर वर्क डन 0 हो गया तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू के हिसाब से डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू आ गया, यानी कि ये इक्वेशन सही दी है। आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर 0 है, यानी कि इंटरनल एनर्जी 0 हो गई। इंटरनल एनर्जी 0 क्यों हो गई? क्योंकि यार 10 बार बोल चुका हूं, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट, यानी कि 0। डेल्टा U 0, डेल्टा U 0, तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यानी कि ये सही। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट, द ऑप्शन इज बी। तो बच्चों यहां पर हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है। I have covered mostly all the questions, all the important questions which are based on first law and basic concepts of thermodynamics. On the part 2, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात कर रहे होंगे थर्मोकेमिस्ट्री की और उसका स्पेशल लॉ हेस लॉ पर। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेस लॉ और थर्मोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर वर्जातिया, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड शेयर एंड शेयर।